राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल पर आप सभी राष्ट्रवासियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 51 नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनमें अलग अलग राज्यों की 51 नर्स और नर्सिंग पेशेवर शामिल हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नर्सों को उनके अनुकरणीय कार्य और निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कोरोना महामारी ने दुनिया को हमारी नर्सों की दुर्जय भावना दिखाई है। इसमें इनका ओवर टाइम करना, परिवारों से दूर रहना और अत्यधिक मांग वाली परिस्थितियों में सेवा करना शामिल है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार हर साल भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विभिन्न श्रेणियों की नर्सों को प्रदान किया जाता है, जिसमें वे पूरे देश से आवेदन आमंत्रित करती हैं और प्रत्येक श्रेणी में कुछ पुरस्कारों का चयन करती हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के रूप में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भाजपा के दिग्गज लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल के वैजनाथ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यह वीरता, पराक्रम और बलिदान की भी धरती है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हिमाचल इस प्रदेश का प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत छोटा है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। भारत की यदि कोई देवभूमि है तो हिमाचल है, उत्तराखंड है। यह शौर्य और पराक्रम की धरती है, वीरता और बलिदान की धरती है। वीरता और शालीनता के मामले में तो मैं जानता हूं जयराम ठाकुर की एक पहचान है, और मैं केवल पिछले चुनाव से ही हिमाचल में नहीं आ रहा हूं, दो बार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। कई बार देश की अधिकांश विधानसभाओं में और लोकसभाओं में सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। जयराम ठाकुर को भी मैं बहुत पहले से मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जयराम ठाकुर को एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में देखा है मेरे बहनों भाइयों, नेताओं ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो आज के 20-25 वर्षों पहले ही हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता, ताकतवर देश बन गया। और आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना के संकट के कारण रूस और यूक्रेन के बीच जो इस समय युद्ध चल रहा है, उसके कारण एक आर्थिक संकट पैदा हुआ है। उस आर्थिक संकट की स्थिति में भी आज दुनिया में आर्थिक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, सबसे बेहतर स्थिति किसी की है, हमारे भारत की है। हमारे कांग्रेस के दोस्त लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, आपके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 9वें-10वें स्थान पर था। इतने वर्ष के अंदर ही जंप देकर प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाकर दुनिया के 5वें स्थान पर भारत को खड़ा कर दिया। और मेरी बात सुन लेना बहनों भाइयों कि आगामी 8 से लेकर 10 वर्षों में कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के शहरों में एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जगत प्रकाश नड्डा ने कोटखाई में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी और जयराम सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल की आम जनता को मजबूत बनाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने पिछले 8 साल में नहीं सिर्फ हिमाचल प्रदेश को, नहीं सिर्फ देश को, बल्कि देश को दुनिया के मानचित्र पर इज्जत दिलाते हुए आगे बढ़ाया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह संभव कैसे होता है? यह संभव तब होता है
जब आप अपना अधिकार ठीक ढंग से प्रयोग करते हैं तभी जाकर के यह काम हो पाता है। आज वैक्सीनेशन की बात ले लीजिए, आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी मास्क उतारता नहीं है। आज यूरोप के एक एक देश कोरोना के साए से निकल नहीं पाए हैं, और ये 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनाकर 219 करोड़ डोज लगाकर, डबल डोज पर बूस्टर डोज लगाकर, सुरक्षा कवच पहन करके खुले आम घूम रहे हैं और कोरोना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आज भारत स्टील में, इस्पात में दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज सौर ऊर्जा में भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। आज भारत विकास के दृष्टि से नई छलांग लगा रहा है। इसलिए मित्रों, सवाल सिर्फ चेतन ब्राक्टा का नहीं है, सवाल इस प्रदेश के विकास का भी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें। और डबल इंजन की सरकार जब जब नहीं रहती है तो विकास रुक जाता है। मनाली में सुरंग बनाने के लिए शिलान्यास किया था। 2004 में हमारी सरकार चली गई। 2004 से 2014 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। मात्र 1300 मीटर सुरंग बनी, 1300 मीटर। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बनाकर अटल टनल भारत के डिफेंस में ला करके खड़ा कर दिया। देखिए, चुनाव को हल्के में मत लेना। आपके भविष्य चेतन के हाथ में सुरक्षित है। 12 तारीख तक आपने चेतन को सुरक्षित रखना। 12 तारीख के बाद ये आपको सुरक्षित रखेगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। सोमवार को जबलपुर वासियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर शहर के विकास को नई उड़ान देने वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में करीब 4000 करोड़ की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको याद होगा मित्रों, एक जमाना था तब 5 करोड़ रुपए की सड़क के लिए भी तरस जाते थे, और आज एक जमाना है कि एक झटके में 5000 करोड़ की सड़कें लेके वो आए हैं। आपका अभिनंदन करता हूं। जो असंभव था उसको आपने संभव करके दिखाया है। और सचमुच में ये रिंग रोड नहीं है, ये जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। नोट करके रख लेना, केवल रिंग रोड नहीं है। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। पहली बात तो ऐसी है कि ये जो रिंग रोड है, हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो 2 प्रस्ताव दिए हैं, जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। कितना सुंदर शहर है और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो। इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया है। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें।
गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के कालावाड़ में रोड शो किया और गुजरात की जनता को दिल्ली की तर्ज पर बड़े चुनावी वादे भी किए। इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ तहे दिल से। सबसे पहले महंगाई दूर करनी है कि नहीं करनी है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? कोई दूसरी पार्टी आके आपसे महंगाई की बात नहीं करेगी, मैं करता हूँ। मेरे को महंगाई कम करनी आती है। 1 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, आपका बिजली का बिल आपका भाई भरेगा। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल 0 आएगा। ये मैजिक है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 24 घंटे बिजली और 0 बिजली का बिल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये जादू है। गुजरात में भी मैंने प्लानिंग की है, पूरे गुजरात में शानदार स्कूल बनवाएंगे। आपके बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। पूरे गुजरात में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाएंगे। बेरोजगारी बहुत हो गई है कि नहीं हो गई है? अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार भी देना आता है मुझे। दिल्ली में 5 साल में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार का इंतजाम किया है। 12 लाख बच्चों, यहाँ भी रोजगार देंगे, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा। और जब तक रोजगार नहीं हो जाता तब तक हर बेरोजगार बच्चे को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये सारे काम करूंगा। आज मैं आपके बीच में एक ही चीज मांगने आया हूं। उनको आपने 27 साल दे दिए, मेरे को 5 साल दे दो बस 5 साल। 5 साल मांग रहा हूं आप लोगों से। अगर 5 साल में काम ना करूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके बीच में। अगली बार मेरे को वोट मत देना। एक मौका दे दो मेरे को, बस एक मौका। उनको आपने इतने साल दिए, एक मौका मेरे को दे दो। दोबारा आप मेरे काम पे वोट देना, अगर काम करूं तो अगली बार वोट देना, वरना मेरे को वोट मत। मंजूर है? आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे को। एक काम करना, सब लोग अपना अपना मेरे जाने के बाद फोन निकाल लेना, व्हाट्सएप खोलना और जितने आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं सबको मैसेज भेजना कि इस बार एक बार केजरीवाल को वोट देके देखते हैं, एक बार केजरीवाल को ट्राई करके देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम से चुनावी जनसभाएं कर वोट बटोरने में लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल में जयराम सरकार पर कड़ा वार करते हुए कहा कि हिमाचल में भाजपा के बड़े बड़े नेता बने, लेकिन आम जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये चुनाव आपका भविष्य तय करने वाला चुनाव है। आप यहाँ इतनी जोर से नारा दे रहे हैं, जब जब ओपीएस का नाम उठता है आप नारा देते हैं, आप तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी मांग है, ये आपकी मांग है जो ठुकराई जा रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही है? इस सच्चाई को समझिए। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं। खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए 3 सालों में। इंदिरा जी ने ये प्रदेश बनाया, लेकिन इंदिरा जी हमेशा कहती थी
हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है। 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं। कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था। यहाँ तमाम बच्चे शिक्षित हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने गलत निर्णय लेकर इस प्रदेश को बिगाड़ने के अलावा कुछ ठोस काम नहीं किया है। आपको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए या रोजगार छीनने वाली चाहिए? रोजगार देने वाली चाहिए, हाँ या ना? पुरानी पेंशन देने वाली सरकार चाहिए या लेने वाली सरकार चाहिए? महंगाई घटाने वाली सरकार चाहिए या महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चाहिए? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी कमर तोड़े, जीएसटी थोपे आप पर, या आपको राहत दे, आपको मदद करे? जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, ज्यादातर करके दिखाते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की चिंता अब कम होती नजर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में प्रदूषण कम हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली में लगी तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। गोपाल राय ने कहा कि पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर 450 से ज्यादा पहुंच गया था। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लागू किए गए थे। प्राइवेट डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी बैन रहेगा। साथ ही साथ जो पर्यावरण बस सेवा के तहत एक्स्ट्रा बसों को लगाने का जो निर्देश था, उसके तहत काम होगा और नई बसें हायर की जाएंगी और वो एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी। फेज 3 के तहत दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उसके ऊपर के कक्षाओं के जो ओपन एक्टिविटीज़ थी उसे भी प्रतिबंधित किया गया था। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। तो अगर फेज 3 और फेज 4 में जो निर्णय है उसको एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो ट्रकों की एंट्री पर बैन था उसे खोला जा रहा है। जो 50% वर्क फ्रॉम होम था उसको खोला जा रहा है। जो स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद किए गए थे और उसके ऊपर की जो एक्टिविटीज़ ओपन डोर रोकी गई थी, 9 तारीख से पुनः जो है प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो छोटे ट्रक होते थे उस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे भी खोला जा रहा है। क्या क्या अभी प्रतिबंधित रहेगा फेज 3 के तहत उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का जो काम है उस पर प्रतिबंध रहेगा। जिसको छूट रहेगी रेलवे सर्विस, मेट्रो रेल की सर्विस, स्टेशंस के वर्क, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये जो हैं इसको छोड़ करके बाकी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के कामों पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर BS 3 पेट्रोल की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा फेज 3 के तहत। BS 4 की जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुकेश के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता ने सत्येंद्र जैन को तत्काल दिल्ली से बाहर हरियाणा या उत्तर प्रदेश के किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। 5 नवंबर यानी कल परसों
दिल्ली की जेल में बंद एक कैदी और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर जिस तरह से वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सत्येंद्र जैन ने वसूली की है और सुकेश ने वो पैसे दिए हैं। ये कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बता रहा है, खुद सुकेश ने 5 नवंबर 2022 को ये पत्र लिखकर, ये तीसरा पत्र पब्लिक डोमेन में आया है और इस पत्र के अंदर साफ ये लिखा है कि किस तरह से AKVC अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के VA वसूली एजेंट जो जेल में बंद हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खासम खास, उनको 2016 में किस्तों के अंदर 50 करोड़ रुपया उनको दी है। पहली डिमांड भारतीय जनता पार्टी की है, इस पूरे मामले पर CBI की जांच होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे मंत्री को तुरंत जेल शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश या हरियाणा की किसी जेल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो नया केस ये फर्जीवाड़ा का आया है, वसूली का आया है, ऐसे वसूली के केस के अंदर और भी गवाहों को धमका सकते हैं। इसलिए AKVC कंपनी, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की जेल भी ट्रांसफर होनी चाहिए और CBI केस की जांच करे, ऐसी डिमांड करता हूं। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से भी मिलूंगा, हमारा डेलीगेशन जाएगा और हम उनसे भी यही मांग करते हैं कि वो तुरंत इस केस की CBI को इस केस को ट्रांसफर करे। ये बहुत ही गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इस सरकार ने तोड़ दी हैं। भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं रह गया है। ये केस नहीं और पिछले केस, ये सारे केस यही बताते हैं। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने MCD चुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और बताया कि कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों से 5 सवाल पूछेगी, जिसके लिए 8 नवंबर से दिल्ली के हर बूथ पर कूड़े पर जनसंवाद शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के 600 प्रवक्ता 20 नवंबर तक जनसंवाद करेंगे। दिल्ली के अंदर 13,682 पोलिंग बूथ हैं और आम आदमी पार्टी 8 तारीख से यानी कल से 20 तारीख तक हर एक बूथ पे एक जनसंवाद करेगी। जनसंवाद का मतलब हो गया कि लगभग हर एक बूथ पर हम एक सभा करेंगे और उस सभा के दौरान दिल्ली की जनता से 5 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कि क्या आपके गली, आपके मोहल्ले में कूड़ा होता है? क्या आप कूड़े से परेशान हैं? क्या कूड़े की सफाई होती है या नहीं होती है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है
कि जब आप घर से निकलते हैं, आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, तो वहां आपको कूड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है कि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, उसको देखा है? वहां जीवन कैसा होगा, किस तरह के लोग वहां पे जीवन जीते होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि इसी तरह के कूड़े के पहाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं। कई जगहों पे तो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी विधानसभा के अंदर भी इसी तरह का ये कूड़े का पहाड़ बने या ना बने। ये हमारा चौथा प्रश्न है। और हमारा जो पांचवा प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने ये कूड़े को साफ सफाई करने की जो जिम्मेदारी थी पिछले 15 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी ये कूड़े की सफाई करने की। दिल्ली के लोगों ने उन्हें 15 साल दिए। तो हमारा प्रश्न उनसे ये है कि इन कूड़ों की सफाई कौन करेगा? जिनकी जिम्मेदारी थी 15 साल में फेल हो गए, या वो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको आपने जो भी जिम्मेदारी दी उस पर उन्होंने पास होके आए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हो, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करने की बात हो। तो इन 5 प्रश्नों के ऊपर दिल्ली की जनता के साथ हम लोग बूथ संवाद करेंगे, कूड़े के ऊपर संवाद करेंगे। इसके लिए पार्टी ने 600 से ज्यादा प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस यूयू ललित का अंतिम दिन आज। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित कल 8 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को रोड मैप के हिसाब से निकलने की सलाह दी। कोरोना मामलों में भारी गिरावट दर्ज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1000 से भी कम नए मामले। देश में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मंगलवार को लगने वाला है। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द। महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को 20 मंजिला एक आवासीय इमारत में बिजली मीटर के कक्ष में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। पराली जलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। शिवसेना नेता सुधीर सूरी का अमृतसर में अंतिम संस्कार। दिल्ली में नहीं चलेंगे डीजल कारें, पकड़े जाने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। इंडिया दर्पण दैनिक को चाहिए सब एडिटर, न्यूज एडिटर, 6 वीडियो कैमरामैन, 4 फोटोग्राफर, अनुभवी मार्केट एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, वीडियो ग्राफिक्स डिजाइनर जिनका टीवी चैनल में काम करने का अनुभव 5 वर्ष, रिसेप्शनिस्ट व पियन। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम